तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो प्रकार से थे। एक था हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ दैट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, डेंसिटी इसी के आएगा, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है along एनी कर्व, along एनी समथिंग लाइन। तो उसके along जब चार्ज उस पे होगा तब किसी पॉइंट पे, सपोज करिए ये हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे हमारा चार्ज। अब अच्छा एक बात और है, जो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो केवल हम लीनियरली लेते हैं, उसमें लेंथ ब्रेथ नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब कहने का कि हमारे सिंपल से वो केवल चार्ज होते हैं, वो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट, हम ये कह सकते हैं केवल चार्ज हैं। क्योंकि आप कितनी भी पतली चीज़ उस पर चार्ज रखेंगे, आप एक वायर भी लेते हैं लेकिन अगर उस ध्यान से देखें उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो सिलेंडर हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ने के लिए करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम केवल चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन है एंड और कुछ नहीं। वहाँ पे हमने अभी इससे पहले कहा था कि हम क्या करते हैं, ये हमारा सोर्स पॉइंट बनेगा और सोर्स पॉइंट बनेगा तो हम क्या करते हैं, इस पर कोई छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं। अब इस एलिमेंट का नाम क्या रखेंगे हम, इसे बोलते हैं हम लाइन एलिमेंट। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब हम लेंगे तो इस चार्ज को हम जो इस मान लीजिए इसे टोटल चार्ज समथिंग कुछ होगा, लेकिन हम जो यहाँ पे ले रहे हैं छोटा सा एलिमेंट, उसमें हमने माना कि इसका जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू प्राइम। और इससे हमारी जो दूरी होती है, हमने कहा था जितने भी हम सॉरी, तो हम जो यहाँ से लेते हैं इसके लिए एलिमेंट से दूरी, जब भी हम सोर्स पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारा ये सोर्स पॉइंट है, तो हम जब भी लेंगे इसको हम क्या लेंगे, आर प्राइम के रूप में लेंगे। प्राइम ही रहेगा, देखिए हमने यहाँ भी प्राइम लिया है। एंड सेकेंड वन इज दैट जो यहाँ पे इसकी लेंथ है उसको हम मान लेते हैं यहाँ डी एल प्राइम है। किसकी लेंथ मान लो, ये लाइन एलिमेंट जो हमने छोटा सा लिया है उसके लिए। अब ये हमारा हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमको इस सोर्स पॉइंट से किसी पॉइंट पे, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी, उस पॉइंट पे हमें निकालना है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके कारण से मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा पी है और इसका पोजीशन वेक्टर हम मानते हैं आर। देखिए जहाँ पे हम सोर्स पॉइंट, ये सोर्स हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सोर्स पॉइंट से ये फील्ड पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। आपको कई बार बता भी चुके हैं, सोर्स पॉइंट पीछे भी वीडियो देखेंगे आपको मिलेगा, सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट, इसे बोलेंगे हम फील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमको निकालना है। इसके कारण यहाँ पे फील्ड क्यों, अभी तक हमने जो पढ़ा डिस्क्रीट पढ़े हैं, ये हमारा सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम डिफाइन क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम डिफाइन क्या करें, इस पॉइंट पे हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर की, ये वेक्टर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम सोर्स से फील्ड पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन वेक्टर है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे इस वेक्टर का नाम भी हम रखेंगे, सपोज करिए ये वेक्टर कितना हो जाएगा, एरो इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, आर माइनस आर प्राइम, आर माइनस आर प्राइम, ये वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे पहले लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज 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 डेंसिटी डिफाइन करेंगे, जिसे हम दिखाते हैं लेमडा से। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, लेमडा से दिखाते हैं। और ये फंक्शन होगा किसका, आर प्राइम, क्योंकि आर प्राइम देखिए यही हमारा होगा आर प्राइम, जो यहाँ पूरे जो चार्ज है उसको कवर करेगा। देखिए वेक्टर घूमेगा, ये पूरे चार्ज को कवर करेगा। तो आर हमारा आर प्राइम का ये फंक्शन है, ये इक्वल होगा किसके, टोटल चार्ज जो होता है, जितना हम चार्ज ले रहे हैं डिवाइड कर दीजिए उसमें डी क्यू प्राइम अपॉन डी एल प्राइम से। तो यहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं किस पे, उस एलिमेंट पे कितना होगा, लेमडा आर प्राइम डी एल प्राइम, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना अगर हो गया, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल से डिफाइन करेंगे टोटल हमारा यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। देन हम जानते हैं लाइन इंटीग्रल से करेंगे, क्योंकि अलॉन्ग द लाइन है, लाइन इंटीग्रल।
इसको भी बता चुके हैं हम आपको, वीडियोज़ में देखेंगे पिछले, आपको मिलेगा। लाइन इंटीग्रल को क्या डिफाइन करते हैं, ई। अब देखिए इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका, हमने जैसे इससे पहले जो पढ़ा है, अगर यहाँ पे देखें, इससे पहले हमने जो पढ़ा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0, सिंपल सा चार्ज जो होता है उसको रखते हैं सोर्स पॉइंट चार्ज, एन अपॉन आर स्क्वायर, एंड वेक्टर में लिखना है तो क्या करते हैं, आर कैप करते हैं, मतलब ये दूरी होती है, ये यूनिट वेक्टर होता है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यू एंड आर वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। वेक्टर ये आर कौन सा होता है, इन दोनों का सेपरेशन वेक्टर होता है, ये क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड का क्यूब होता है, क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है 4πε0। लेकिन यहाँ अब हमको इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है टोटल चार्ज, क्योंकि हम इसे यहाँ लाइन इंटीग्रल लगा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में ये कवर हो जाएगा टोटल चार्ज जो इसके कर्व के अलॉन्ग रहेंगे, लाइन के अलॉन्ग जितने कर्व हैं। देखिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल इसीलिए बोल रहे हैं, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं, लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि हम यहाँ कर्व लेते हैं, कैसा कर्व है, सर्कुलर है या किस प्रकार का, पैराबोलिक है, जो भी कर्व होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल हम सिंपल बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लाइन, लाइन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1/4πε0, 1/4πε0, एंड ये हमारा हो गया वैल्यू, एंड सेकेंड वन क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे कितना है, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, ये कितना होगा, लैम्डा आर प्राइम डी एल प्राइम, ये हुआ चार्ज। एंड उसके अलावा क्या होगा हमारा, नीचे होगा हमारे आर, इन दोनों के सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, मतलब आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, एंड वेक्टर होगा आर माइनस आर प्राइम। ये तरीका है निकालने का, कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी अगर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी लाइन के लॉन्ग, किसी कर्व के लॉन्ग, तो हम निकाल सकते हैं कि उससे जिस भी पॉइंट पे पूछता है वहाँ पे हमारा फील्ड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब डिफाइन हो जाता है उससे हम पता कर लेते हैं उस लाइन एलिमेंट, जो डी क्यू है ये क्या है, हमारा लाइन एलिमेंट होता है, और एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है वो हमको पता चल जाता है, ये लाइन एलिमेंट है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है। अब यहाँ पे जब लाइन इंटीग्रल लगा देते हैं, लाइन इंटीग्रल का मतलब ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि हम इस पर कर्व के अलॉन्ग चलेंगे ना, कितना चार्ज है, और उस पर हम डिफाइन कर लेते हैं ये हमें लाइन मिल जाता है। तो ये प्रोसेस है हमें दिखाने का सिंपल से। ये कभी कभार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर हम कहें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं एग्ज़ाम में जो आते हैं वहाँ भी रहते हैं, और इसको थोड़ा सा नज़रिया ये आपको बदलना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहें थोड़ा सा गहराई से। तो ये तरीके हैं। एंड सेकेंड वन हमारा दूसरा इसी में आता है, आप देखेंगे दूसरा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब देखिए हम सेकेंड देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने किया कि लाइन के लिए, कि लाइन पे कोई जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे बस यही डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सरफेस होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंड वन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कोई सरफेस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई, और यहाँ पे कोई सरफेस है। सरफेस अब देखिए हम कैसा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं किस तरीके से हो। तो ये कोई सरफेस है हमारा, इस पर हमारा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें बनाएंगे नहीं, आप समझिए इसमें चार्ज क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, सरफेस एलिमेंट, हम मानते हैं कि इसके मिडिल से हमारा जो मिडिल पे ये है, ये वेक्टर हमारा जो मिडिल में है ये वेक्टर है, मिडिल में हमारा कोई यहीं से हमारा जो फील्ड होगा वो रहेगा, तो हम इसके कारण फील्ड हमको कहाँ निकालना है, यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं कि इस पर जितना हमने सरफेस एलिमेंट लिया उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू प्राइम है, और इस सरफेस एलिमेंट को हम मान लेते हैं डी एस प्राइम। सरफेस एलिमेंट क्या है, डी एस प्राइम। अब इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, अच्छा हम जब इसको मानते हैं ये क्या हो गया, सोर्स पॉइंट होगा हमारा, सोर्स पॉइंट हुआ, तभी हमने प्राइम लिया है। और सोर्स पॉइंट से हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर
प्राइम। और इस वेक्टर से हमें किसी पॉइंट P पर, यहाँ P है P पॉइंट, यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो यहाँ से हमें निकालना है इस पॉइंट पे कितना होगा ये। अब देखिए ये हो जाएगा R, इस तरफ एरो है, हम निकाल सकते हैं R, इससे प्रेशर वेक्टर कितना, R माइनस R प्राइम। अब यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम डिफाइन करेंगे जैसा हमने यहाँ पे देखिए, सेम वैसा ही, कोई अंतर नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे, फील्ड पॉइंट बोलेंगे, फील्ड पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पर हम निकालते हैं वहाँ क्या बोलते हैं, फील्ड पॉइंट। देखिए उसको हमने प्राइम में नहीं लिया है, तो इस तरीके से हम इसको भी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। क्या होता है ये, हम इसको दिखा देंगे, सरफेस को दिखाते हैं सिग्मा से, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को दिखाएंगे रो से। याद रखिए कि सबको याद पता होता है, इतना तो पढ़े होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे दिखाएंगे सिग्मा R प्राइम। देखिए फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि देखिए R हमारा वैल्यू जैसे जैसे करेगा, हम पूरे इसमें जितने भी चार्ज हैं सबको कवर कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ R प्राइम। और ये कितना होता है, टोटल जो चार्ज होगा DQ प्राइम उस सरफेस एलिमेंट पे, और उस सरफेस एलिमेंट को लिखेंगे DS प्राइम। यहाँ से हम निकाल सकते हैं DQ प्राइम इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिग्मा R प्राइम D, निकल गया। अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, E इक्वल टू, अभी जैसे पिछले वाले में निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लगाएंगे क्या बोलेंगे, सरफेस सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हम दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं सरफेस, जो भी सरफेस होगा उसके अलाउंग। एंड यहाँ पे क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, क्यू कितना हमने लिया है, सिग्मा R प्राइम DS प्राइम, ये है क्यू हो गया। एंड नीचे क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अगर ऐसे लिखते हैं ना, E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R क्यूब, R वेक्टर, ये लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, R क्यूब, R मतलब इस सेपरेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मतलब R माइनस R प्राइम का क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर होगा यही R माइनस R प्राइम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट फील्ड पॉइंट। तो ये हमारा तरीका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है। एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर है कैसे, वॉल्यूम पे किसी पे है, तब उससे हम किसी दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वो तरीका कैसे आएगा वो देखते हैं। वो सिमिलरली ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसे बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोज करिए ये, अब यहाँ पर हम कोई वॉल्यूम लेते हैं, ये है इस तरीके का, हम करेंगे क्या, इस पर हम छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं इस पर चार्ज हमारा DQ प्राइम है, और इसका वॉल्यूम है D टाउ प्राइम। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम को हमने V से नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, टाउ क्यों लेते हैं, यहाँ पे आपके मन में कभी सवाल नहीं आया होगा, या आता है तो आप जानते भी होंगे, जिनको मन में आया होगा अगर, क्योंकि जब आपके पास समस्या होगी तभी समाधान होता है। तो सेम यहाँ पे हमने टाउ इसलिए लिया है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल को भी कैपिटल V से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एंड वॉल्यूम में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को हम टाउ से दिखाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास। और यहाँ हम मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से इस पॉइंट से, वो कितना है R प्राइम, क्योंकि हम इसे क्या मानेंगे, सोर्स पॉइंट है हमारा, ये सोर्स पॉइंट है। और यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका हम पोजीशन वेक्टर R मानते हैं। अगर इन दोनों के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट देखें वो कितना होगा, तो ये वेक्टर कितना होगा, R माइनस R प्राइम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज
चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं रो से। किस दिखाएंगे, रो। और ये फंक्शन होगा, फिर से आप समझिए वही सेम चीज़ है, आर प्राइम का होगा, क्योंकि यही पूरे वॉल्यूम पे हमारा कवर करेगा। यहाँ पे क्या होता है, डी क्यू प्राइम जितना चार्ज हो और टोटल वॉल्यूम एलिमेंट से डिवाइड कर दिए। यहाँ से हम डी क्यू प्राइम निकाल सकते हैं, कितना हुआ, रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम। ये हमारा चार्ज निकल गया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लॉन्ग है। तो यहाँ पे निकालने का तरीका, या तो हम यहाँ पे 3 बनाए ऐसे, या सिंपल एक बना के वॉल्यूम लिखते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कॉमन होता है। सेकेंड वन चार्ज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो होता है रो आर, ये हमारा चार्ज है, डी ट्यू प्राइम, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर ये अपना कवर कर लेगा वॉल्यूम के लॉन्ग। एंड सेकेंड वन क्या होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं इन दोनों के बीच के जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस आर प्राइम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन फिगर। तो ये सब टेक्निक होती हैं, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कुछ इसमें टफ है, सिंपल सा फार्मूला है। बस हाँ, थोड़ा सा देखने में अलग लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। अब इस पर जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उन सब पे हम करते हैं। तो हमने ऐसे ही, हमने इस प्रकार से हमने तीनों देख लिए। हमने पहले आपके वीडियो में देखा कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा, सेकेंड वन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, कुलाम्स लॉ में हमने उसकी लिमिटेशन भी देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा है कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा हो तो क्या करेंगे, कई सारे चार्ज हो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होंगे। और हमने उसके बाद वॉल्यूम में कॉन्टिन्यूस दिखा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पे कितना होगा, उन सब को डिफाइन किया, जिसमें 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एंड आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन सभी के बारे में हमने देखा कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे हम देखेंगे। हमने ये आपको डिफाइन कर लिया, और हमने आपको इससे पहले सरफेस इंटीग्रल का एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं जाके। लेकिन फिर भी हमें एक बार और बताना पड़े, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हम फ्लक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसी हम डिफाइन करेंगे गॉस लॉ कैसे आया। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फिर से एक बार सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन करना चाहेंगे, जिससे थोड़ा सा आपकी बातें क्लियर रहें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो हमने इससे पहले, आप वीडियो पिछली देखेंगे, उसमें हमने डिफाइन किया है सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। तो उसी के साथ हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रल आखिर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और क्या इसके एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो सरफेस इंटीग्रल की अगर बात करें, सरफेस इंटीग्रल अगर इसकी बात करें, ये ऐसी क्वांटिटी है कि आप इसको डिफाइन करने का तरीका है कि इफ़ ए बी अ वेक्टर दैट इज मिडिल ऑफ ए सरफेस एलिमेंट। कह रहा है इफ़ ए बी ए वेक्टर, मान के लिए कोई सरफेस है हमारा किसी भी तरीके का, और यहाँ पर हमें इसको, ये सरफेस पूरा एस है, और इसमें हम छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं डी एस क्या, एन कैप डी एस लिख सकते हैं। कह रहा है कि if A be a vector that is middle of a surface element, then surface integral of vector A over surface S। अगर यहाँ पे कोई, मान के चलिए मिडिल में कोई वेक्टर A है, अच्छा हमने इसको इस डायरेक्शन में इसलिए बनाया जिससे यहाँ पे क्या होगा, इसका एन कैप की डायरेक्शन होगी। इन दोनों के एंगल की जगह समथिंग थीटा है, तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा ए डॉट डी एस। ओके, ई डॉट डी एस का, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डॉट एन कैप डी एस। तो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर द सरफेस एस। ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं। एंगल का कॉन्सेप्ट अगर हम लाना चाहते हैं, अच्छा इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे ये थीटा हमने क्यों रखा है, हम चाहते तो ए को इसी डायरेक्शन में लेते हैं, हमारा थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर थीटा का कॉन्सेप्ट बना रहे, इसलिए हमने एंगल को अदर देन कुछ एंगल पे लिया हमने, जिससे कोई एंगल बनाया जिससे हमारा थीटा का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म ना हो। अब इसी में आप देखिए इस सरफेस, अब इस फार्मूले से हमें पता चला कि सरफेस वेक्टर, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज दिस। अब हम कहते हैं अगर यही वेक्टर जो हमारा ए है,
ये वेक्टर हमारा डिफाइन होता है, जैसे मान के चलिए हमने वहाँ पे भी डिफाइन किया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एस वी डॉट एन कैप डी एस। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमने बताया वहाँ पे एक क्वांटिटी बनेगी जिसे हम डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द सरफेस कह रहा है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द सरफेस। कैसे ये होगा, मान के चलिए मैं कहता हूँ कि कोई पार्टी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, या हम कहें वाटर का जो वेलोसिटी है वो क्या है वी मीटर पर सेकेंड, हम कहेंगे 1 सेकंड में कितना जाएगा वी। अगर कहते हैं उसका सरफेस हमारा डी एस है, तो ये हमारा एरिया क्या बना, ये हमारा बना पूरा एरिया अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अगर 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड की बात करें तो तब भी ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड बनेगा, तो यही लिखा है अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग टू द सरफेस डी एस। ठीक, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फ्लक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें, कि अगर हमारा ए जो है क्या हो, ए हमारा दूसरी क्वांटिटी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे क्या होगा हमारा एस ई डॉट एन कैप डी एस। सिमिलरली ये हमारा डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, ऐसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें इसी जगह से अगर हम ए को बी मानते हैं तो यही कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं और इससे क्या शो करता है। तो अब यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, और इस कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी होंगी, सपोज कोई चार्ज की सरफेस के अंदर रखा हुआ, सरफेस कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी, इसको बताया था गॉस सर ने। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट सरफेस इंटीग्रल से कैसे आया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, कैसे कैलकुलेट किया गया, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, हम देखिए सरफेस इंटीग्रल के ही अंदर क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है हमारा सरफेस इंटीग्रल के अंदर ही कॉन्सेप्ट आ गया। जब हम क्या करते हैं, ए एक जनरल वेक्टर है, हम कह सकते हैं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज दिस फाई ई, ये कहलाता है। अब इसी में देखिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो चार्ज होते हैं, जैसे मैं चार्ज कहीं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव में क्या होते हैं, चार्ज बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की ओर प्रतीत, ऐसा हम हाइपोथेटिकल मानते हैं, सचमुच ऐसा नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं, लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सही से दिखाने या उसको समझने के लिए हमने ऐसा माना है। नेगेटिव चार्ज में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा बताया जाता है। एंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a specific surface area. The direction of surface is always perpendicular to its area. मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है हमेशा एरिया के। We know electric field lines emerge from the positive charge and terminate to negative charge. Also, the field lines entering the closed surface impart negative flux and field lines exiting exit है, ठीक है, exit impart negative flux and field lines the closed surface imparts positive flux। कहने का मतलब यहाँ पे है कि also the field lines, मैंने क्या कहा, also the field lines entering the closed surface imparts negative flux and field lines
एग्जिटिंग imparts negative flux and field lines द क्लोज सरफेस इम्पार्ट पॉजिटिव फ्लक्स। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए अगर ये हमारा कोई हमारा सरफेस है, देखिए यहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा चार्ज रखा है पॉजिटिव है ये, तो क्या होगा, अब इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर अगर एक सरफेस की बात करें, इसके सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, और जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन है, मतलब जीरो। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। यही कह रहा है द फील्ड लाइंस एग्जिस्टिंग एंटरिंग द क्लोज सरफेस इम्पार्ट नेगेटिव फ्लक्स इम्पार्ट द नेगेटिव फ्लक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से देखें ये पॉजिटिव है तो इसकी जो फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में है और इसका सरफेस ऐसे होगा, तो इन दोनों में क्या है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। बट यही अगर हम बात करें ये नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या होता, इसका सरफेस तो इस डायरेक्शन में होता, लेकिन जो लाइन होती है वो किधर है, इस डायरेक्शन 180 बनाता, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। ये इसके केस में भी, वाटर के केस में भी होगा सेम, कि अगर यहाँ सरफेस का डायरेक्शन ये है और वहाँ पानी इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम कहते हैं जब निगेटिव सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं जब क्या हो, पानी इंटर कर रहा हो, और जब पानी बाहर जो जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव सरफेस इंटीग्रल या पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, और इसी को हमने दिखाया है कि एक बार लिखे या दो बार, ई डॉट एन कैप डी एस को ही हम दिखाते हैं क्या, फाई ई से दिखाते हैं, फाई ई से, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड एज इन इंटीग्रल फॉर्म में। वैसे आपने अगर पहले देखा हो ई डॉट ए से देखा होगा, या ई ए कॉस थीटा कर देते हैं डायरेक्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने देखा होगा बी डॉट ए कर देते हैं, या बी ए कॉस थीटा हो जाता होगा, ऐसे आपने देखा होगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उच्च लेवल की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में ये सब देखना होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसी में हम देखते हैं कि अब ये हमारा डिफाइन कैसे हुआ, कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको डिफाइन कर दिया। जनरल बात है, अगर अच्छा डिफाइन आप समझ रहे होंगे इस बातों को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर ये गॉस लॉ क्या है। अब इसके बाद हमें इतनी जानकारी हमारे पास आ गई है कि अब हम गॉस लॉ को पढ़ सकते हैं। उनके हिसाब से ये था कि जो हम बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, या फ्लक्स से एक प्रकार के हम कहें कि स्केलर क्वांटिटी है या प्योर नंबर है। ये क्या है, नंबर है, एक डायमेंशनलेस। ये क्या बताता है हमको, नंबर बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी हैं जो कि उस सरफेस से पास कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो इसको कैलकुलेट किया था गॉस सर ने बाय द सम मैथमेटिकल फॉर्म, तो बताया उन्होंने। तो उस चीज़ों को जानना समझना, यही जब हम पा लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं गॉस का नियम या गॉसेस लॉ। इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे इसमें। थैंक यू।